Assalamualaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to study more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. In this video, we are going to discuss the Anglo-Saxon literature. So let's start. अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको देख लेते हैं एंड देन हम उसके पीरियड में जाएंगे कि उस टाइम पर क्या लिटरेचर लिखा गया, कैसा था और क्या क्या चीज़ें थी. सो सबसे पहला जो टर्म आती है वो है हैगियोग्राफी. हैगियोग्राफी का मतलब होता है कि ये राइटिंग्स होती हैं सूफिया जितने उनके दौर में जो सेंट्स थे उनकी ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ें लिखी गई थी उसको हैगियोग्राफी कहते हैं. फिर क्रॉनिकल होता है हिस्ट्री या कोई रिकॉर्ड, यानी कोई भी इवेंट को जब रिकॉर्ड किया गया तो वो हमारा क्रॉनिकल है. रिडल्स होती हैं पजल लाइक क्वेश्चंस. एक्सटेंट वर्क होता है कि उस टाइम से अब तक जो एग्जिस्ट करता है, जो ख़त्म नहीं हुआ, जो अभी तक बच बच के आ गया है, उसको एक्सटेंट वर्क कहते हैं. पैलियोग्राफी होती है जो भी पुराने वक्त की या हिस्टोरिकल जो हैंड राइटिंग थी उसकी स्टडी का नाम जो है वो पैलियोग्राफी है. ठीक है. फिर है वर्नैक्युलर. वर्नैक्युलर जो रोज़मर्रा की लैंग्वेज होती है ना, जो स्पेसिफिक रीजन या ग्रुप या सोशल क्लास यूज़ करती थी, उसको वर्नैक्युलर कहते हैं. डैनिश इन्वेजन्स वो हमले हैं जो बेसिकली उस टाइम पर विकिंग्स ने किए थे. विकिंग्स ने आकर इंग्लैंड पर जो 10वीं सेंचुरी के अंदर और अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर किए थे हमले, उनको हम डैनिश इन्वेजन्स कहते हैं क्योंकि उस टाइम पर जो किंग्स थे वो डैनिश से बिलोंग करते थे, वो डैनिश किंग्स थे. और ये हैं क्या, ये विकिंग के हमले हैं इंग्लैंड पर. और उसके बाद मोनेस्ट्रीज़ ये बिल्डिंग्स होती हैं जो कि कोई कम्युनिटी, जो मॉन्क्स की कम्युनिटी होती है ना, मॉन्क्स कौन होते हैं, जो बेसिकली एक रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही होती हैं, उनकी बिल्डिंग्स को मोनेस्ट्रीज़ कहते हैं. फिर एंथोलॉजी होती है पब्लिश कलेक्शन, जो एक पब्लिश कलेक्शन होती है किसी भी पॉम्स की या पीस ऑफ राइटिंग्स की, तो वो जो कलेक्टेड फॉर्म में होती है, फॉर एग्जांपल 5 to 13 या फॉर एग्जांपल 10 to 15 पॉम्स हैं और उनको कलेक्ट करके एक ही बुक में पब्लिश किया गया, तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं. फिर है एक्सप्लिसिट सिस्टम होता है कोई भी चीज़ जो क्लियरली स्टेट की जाए ना, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान की जाए और वो डिफाइंड हो और उसके अंदर कॉन्शियस एफर्ट लगी हो, उसको एक्सप्लिसिट सिस्टम कहते हैं. स्क्रिप्टोरिया होता है एक रूम जो कि मुख्तसिस उस टाइम पर किया गया था, स्पेसिफिक किया गया था लिखने के लिए सिर्फ, और ये होता था मोनेस्ट्रीज़ में जहाँ पर जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको कॉपी किया जाता था. तो ये एक रूम था जहाँ पर बैठ के जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ना, डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, उनको कॉपी किया जाता था. तो ये होते कहाँ पर थे, मोनेस्ट्रीज़ में तकरीबन. फिर है एलिट्रेशन. ये टेक्निक होती है जिसमें आप कॉन्सोनेंट साउंड को ना, सेम कॉन्सोनेंट साउंड को आप वर्ड्स के अंदर जो सेम 7 वर्ड्स हैं उनका पहला पहला लेटर जो होता है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होता है, तो वो एलिट्रेशन होती है. फॉर एग्जांपल स्वीट बर्ड सैंग, तो स्वीट का स और सैंग का स, तो एस दोनों के ये एडजेसेंट वर्ड है, 7 वर्ड्स हैं और इनका जो एस साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और वो रिपीट हो रहा है सेम. तो ये क्या है, ये बिगिनिंग में भी हो सकता है, ये बिगिनिंग में होता है, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. फिर है सिलेबिकल एसेंचुएशन. सिलेबिक एसेंचुएशंस होती हैं, वो होता है कि आप किसी पर जोर डालते हो, ठीक है, सिलेबल्स के ऊपर जो कि वर्ड्स के अंदर होते हैं या किसी भी पोइट्री की लाइन में होते हैं जिसके अंदर पिच इन्वॉल्व होती है, लाउडनेस होती है या कोई वाउल क्वालिटी होती है जो कि रिदम क्रिएट कर रही होती है. तो इस तरह के जो स्ट्रेस डालते हो तो वो आपकी सिलेबिक एसेंचुएशंस होती हैं. फिर है इक्लेसियस्टिक. ये रेफ़र करता है एक मेंबर जो कि क्लर्जी मैन हो, ठीक है, जैसे कोई प्रीस्ट हो गया, मिनिस्टर हो गया, या कोई भी जो चर्च यानी जो ईसाइयों के चर्च में कोई भी किसी पोस्ट पे है, चाहे वो प्रीस्ट है, चाहे वो वहाँ का क्लर्जी मैन है या कोई मिनिस्टर है, तो उसको वो रेफ़र करती है. इसको हम ये भी कह सकते हैं ऐसी चीज़ जो चर्च या क्लर्ज से रेलेवेंट हो, उससे रिलेटेड हो. ठीक है. तो ये थे हमारे जो हमें इन चीज़ों को, टर्म्स को समझना था. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का. द एंग्लो सेक्सन लिटरेचर. एंग्लो सेक्सन लिटरेचर जो है वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहलाता है. ये स्टार्ट होता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से जो कि लिखा गया था ओल्ड इंग्लिश के अंदर, और उस टाइम पर एंग्लो सेक्सन इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, यानी उस टाइम पर वो इंग्लैंड में स्पेसिफिकली लिखा गया था 7th सेंचुरी से लेकर 1066 तक. इनके अंदर जो काम ज़्यादातर हुआ था वो था जी एपिक पोइट्री की फॉर्म में, यानी लॉन्ग पोइट्री थी, और हेजियोग्राफी थी, सर्मन्स थे, बाइबल ट्रांसलेशंस थी, लीगल वर्क्स थे, क्रॉनिकल्स थे, रिडल्स थी और दूसरे किस्म की राइटिंग्स थी. तकरीबन जो 400 इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ना उस टाइम पर सिर्फ सर्वाइव कर सकी हैं आज तक.
और हमें नज़र आता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम रहा है ना उनके कामों में से, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉम है जिसका नाम है बेवुल्फ। इसने उस टाइम पर नेशनल एपिक स्टेटस अचीव किया था इंग्लैंड के अंदर। और उसके अलावा जो एंग्लो सैक्सन के क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने बताया कि उस टाइम पर किस किस्म की चीज़ें थी, उन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री को रिवील किया। जबकि जो पॉम थी कैडमन हेमन की 7th सेंचुरी से, वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एक्सटेंट वर्क रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। एंग्लो सैक्सन जो थे वो डिफरेंट पीरियड से होकर गुजरे हैं रिसर्च की, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। 19th और 20th सेंचुरी में जब रिसर्च हुई तो उन्होंने फोकस किया कि इसकी रूट्स जो थी लिटरेचर की वो जर्मेनिक रूट्स थी। बाद में आने वाले जो रिसर्चर्स थे उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने उसके मेरिट्स पर एम्फसाइज किया, और अब जो है उसकी राइटिंग के ऊपर, उसकी फिजिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और स्कॉलर्स डिबेट करते हैं कि क्या इशू थे डेटिंग के या प्लेस ऑफ ओरिजिन के या ऑथरशिप के, और वो कनेक्ट करते हैं उस टाइम जो एंग्लो सैक्सन का कल्चर था और बाकी यूरोप में जो कल्चर चल रहा था मिडिल एजेस में। अब हमें नज़र आता है कि जी एक लार्ज नंबर थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो एंग्लो सैक्सन पीरियड से अभी तक रही है। और उसके बाद हमें नज़र आता है कि वो जो चीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो लैटिन में भी लिखी गई, और वर्नैक्युलर यानी उस टाइम पर जो लोग आपस में बातें करते थे लैंग्वेज के थ्रू, उस लैंग्वेज में भी लिखी गई है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है रिटन फॉर्म के अंदर, और उसकी हमें नज़र आता है कि उसकी ज़रूरत पड़ गई थी जैसे ही डैनिश इन्वीजन्स होते हैं, और वहाँ पर जो चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे क्लर्जीमैन या प्रीस्ट वगैरह, उनको ये कंसर्न हो गया था कि उस टाइम पर तो जो लैटिन की लिटरेसी थी ना, कि लातीनी ज़ुबान वो कोई पढ़ ही नहीं सकता था, उसके अंदर इतनी एजुकेशन ही नहीं थी, इसलिए उनके जो वर्क था वो नीचे जा रहा था, उसको कोई पढ़ ही नहीं सक रहा था। चर्च का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उनकी होली बुक की वो लैटिन में थी, जिसकी वजह से लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं, और चर्च का इन्फ्लुएंस भी कम हो रहा था। इस तरह से जो किंग एल्फ्रेड है 849 to 899, तो उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश जो कल्चर है उसको रिस्टोर करेंगे। और उन्होंने उस टाइम पर बहुत उनको अफसोस हुआ कि वहाँ के जो लैटिन एजुकेशन का सिस्टम कितना पुअर है, तो उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि इंग्लिश कल्चर को रिस्टोर किया जाए। तो इंग्लैंड के अंदर जो था उस टाइम पर बहुत ही कम लोग थे जो कि हम्बर की साइड पर थे, और हम्बर ने क्या किया था कि उसने ट्रांसलेट किया एक लेटर को लैटिन से इंग्लिश के अंदर। तो वही बंदा था जो ट्रांसलेट कर सकता था एक लेटर को लैटिन से इंग्लिश की तरह, लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। तो हमें नज़र आता है कि प्रोज जो थी लिटरेचर में वो हिस्टोरिकल भी थे और रिलीजियस भी थे। उस टाइम पर जो प्रोज लिटरेचर था वो हिस्टोरिकल भी था और रिलीजियस भी था, क्योंकि रिलीजन का इन्फ्लुएंस स्टार्ट से ही बहुत रहा है। और हमें दिखता है कि एक नज़र आ रहा है कि बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लॉस्ट भी कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर जो मोनेस्ट्रीज थी वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो तबाह हो गई, यानी इधर उधर हो गई, ख़राब हो गई इन्वेजन्स वगैरह की वजह से 16th सेंचुरी में। तो अल्टीमेटली जब मोनेस्ट्रीज जो हैं वो उनको डिसोल्यूशन किया गया, तो हुआ क्या कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लॉस हो गई। तो स्कॉलर स्टडी ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो तब स्टार्ट हुई थी जब क्वीन एलिजाबेथ वन का दौर स्टार्ट हुआ था, जब मैथ्यू पार्कर ने और दूसरे ने जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट बचा सकी उन्होंने उसे हासिल कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है पॉइंट टू बी नोटेड कि एल्फ्रेड द ग्रेट जो है उसने प्रपोज किया था स्टूडेंट्स को कि वो जो है उनको एजुकेट करना चाहिए ओल्ड इंग्लिश में, और जो एक्सेल करेंगे वही लैटिन सीख सकते हैं। यानी जैसे अब हमारी दौर के अंदर इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस समझा जाता है कि कोई हाई, तो उस टाइम पर लैटिन ज़ुबान को ये समझा जाता था कि ये हाई फाई जो है वो लैंग्वेज है, क्योंकि उस टाइम पर आम लोगों की ज़ुबान ओल्ड इंग्लिश थी, और जो बहुत ही ज़्यादा समझने पढ़े लिखे थे उनकी लैटिन थी, या जो रिलीजन वर्क था वो लैटिन में था। तो एल्फ्रेड द ग्रेट ने कहा कि आम बंदे जो हैं वो ओल्ड इंग्लिश में एजुकेशन करेंगे, और जो ज़्यादा एक्सेल करेंगे वो फिर लैटिन सीख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी टेक्स्ट को सर्वाइव किया गया, और स्टूडेंट ओरिएंटेड टेक्स्ट देखी गई कि स्टूडेंट्स किस तरह के किस टाइप के, और इसी अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन भी दी गई। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट्स हैं जो बची, जो सर्वाइव कर सकी। सो टोटल जो एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो 400 रही। 189 जो थी उनको कंसीडर किया जाता है उनमें से कि वो मेजर हैं, और यही मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी उनको जितने कलेक्टर्स थे 16th सेंचुरी से, उन्होंने से बहुत ज़्यादा प्राइज्ड भी किया, उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू की वजह से भी, उनकी एस्थेटिक ब्यूटी की वजह से भी, और उनके दरमियान में जो स्पेस लेटर्स थे और जितने भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स यूज्ड हुए थे उनकी वजह से भी। अब इसमें 4 मेजर स्क्रिप्ट्स हैं। सबसे पहली है द जीनस मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको हम कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक इलस्ट्रेटेड फॉर्म है पोएटिक एंथोलॉजी की। फिर है
एग्जीटर बुक, ये भी एंथोलॉजी है। ये उस टाइम पर एग्जीटर कैथेड्रल में लोकेट की गई और वहाँ पर ये डोनेट कर दी गई 11th सेंचुरी में। फिर है वर्सीली बुक, ये मिक्स फॉर्म थी पोइट्री की भी और प्रोस की भी। ये नहीं पता कि ये कैसे आई, इसको नहीं पता कि कहाँ से आई और वर्सीला में। फिर है नोवेल कोडेक्स, नोवेल कोडेक्स जो है ये भी मिक्सचर था पोइट्री का और प्रोस का, और इस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर ही बेवुल्फ फॉर्म मिली। अब रिसर्च जो थी वो 20th सेंचुरी से फोर्स्ड कर रही थी उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर, और जो था कि कहाँ पे ये कहाँ से ली गई हैं, कैसे क्रिएट हुई हैं। तो जो 7 मेजर स्क्रिप्टोरिया थी जहाँ से इनको लिया गया वो कौन सी थी? अब स्क्रिप्टोरिया जैसे बताया था कि वो प्लेसेस जो मुख्तसिस की गई थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए चर्च के अंदर ना, तो ये वो रूम होता था मोनेस्ट्री में। तो ये जो जहाँ से ली गई वो 7 जो स्क्रिप्टोरिया था वो कौन कौन से थे? वो विंचेस्टर था, एग्जीटर था, वॉर्सेस्टर था, एबिंगडन था, डरमन था, और 2 कैडबरीज हाउसेस थी, क्रिसमैन चर्च था, सेंट एगस्टाइन्स एबे था। और फिर जो है उस टाइम पर जो आइडेंटिफाई किए हुए रीजनल डायलेक्ट्स थे जो इस्तेमाल हुए थे वो कौन कौन से थे जी? जो डायलेक्ट्स उसमें इस्तेमाल हुए थे यानी जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो किस किस की कौन कौन सी थी वो आइडेंटिफाई की गई। नॉर्थम्ब्रियन, मार्शियन, कैंटिश, वेस्ट सैक्सन, ये डायलेक्ट्स इनमें से लिए गए थे उस वर्क में। तो यहाँ पर नज़र आता है कि ये सारे के सारे जो थे वो एक बॉडी ऑफ वर्क था जो कि एक क्वांटिटी में क्वालिटी दिखा रहा था, जिसके अंदर क्वांटिटी आई थी जी सर्मन्स की, सेंट की लाइफ की, बाइबलिकल ट्रांसलेशन की, और इसको ट्रांसलेटेड लैटिन वर्क्स भी थे उस टाइम पर। और जो एंग्लो सेक्सन था उसके क्रॉनिकल्स भी थे, फिर नैरेटिव हिस्ट्री भी थी जैसे लॉज हो गए, विल्स हो गए या द लीगल वर्क्स थे, फिर प्रैक्टिकल वर्क्स भी मिले थे ग्रामर पे, मेडिसिन पे, जियोग्राफी में और पोइट्री में। तो ये था हमारे पास एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के हवाले से। अब हमारे पास है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को 2 स्टाइल्स या फील्ड्स ऑफ फ्रेंसेस जो है उसमें हमें दिखती है। सबसे पहले तो हीरोइक जर्मैनिक्स और दूसरे द क्रिश्चियंस। तो इनको अक्सर मकाम पर ना इन्होंने क्या किया हुआ है, कंबाइन करके सेपरेट किया हुआ है पोइट्री के अंदर। और अब हमारे पास 4 मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो सर्वाइव की हैं। एंग्लो सेक्सन के अंदर कोई हमें पोइटिक रूल्स नज़र नहीं आते या कोई एक्सप्लिसिट सिस्टम नज़र नहीं आता। अब अगर हम बात करें तो पहले तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो मोस्ट पॉपुलर और वेल अननाउन अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश पोइट्री की, वो हमें सीवर्स तक, जो सीवर्स था उसने क्या किया था, एलिट्रेटिव वर्ड्स इस्तेमाल की थी। अब एलिट्रेशन हम पीछे देख चुके हैं कि एलिट्रेटिव पैटर्न्स को यूज़ किया था। तो हमें नज़र आता है कि उस टाइम पर एलिट्रेटिव पैटर्न्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसके अंदर एक रिदम नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो उस टाइम पर राइटर्स थे वो यूज़ करते थे। ये सिस्टम जो था वो एक्सेंट के ऊपर, एलिट्रेशन के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ वाउल्स के ऊपर, सिलेबिक एसेंचुएशन के ऊपर मबनी था। तो 5 जो परम्यूटेशंस नज़र आते हैं जो बेस वर्ड्स स्कीम के ऊपर मबनी थे, उनमें से जो एक टाइप थी वो वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तो ये जो सिस्टम था वो इनहेरेंट किया गया था उस टाइम पर जर्मैनिक लैंग्वेजेस की तरफ से। उस टाइम हमें पता है ना कि 3 जर्मैनिक ट्राइब्स थे, उनकी अपनी जर्मैनिक लैंग्वेजेस थी। तो जर्मैनिक लैंग्वेजेस जो थी वो वहीं से आई थी, जर्मैनिक ट्राइब जिसमें एंग्लो सेक्सन और जूट्स थी, तो वहाँ से वो आई। फिर 2 पोइटिक फिगर्स जो हमें ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में नज़र आते हैं वो है किनिंग का, जिसने फ्रेजेस के फॉर्म में चीज़ों को दिखाया कि वो एक दूसरे की टर्म्स के अंदर कि वो कैसे इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेवुल्फ जो था वो समंदर इज़ कॉल्ड वेल्स रोड। जैसे इंग्लिश जो बेवुल्फ में हम देखते हैं एपिक पॉम में जो समंदर था उसको कहते थे वेल्स रोड। तो उसने फ्रेजेस को दूसरी टर्म्स में यूज़ किया जिसके अपने ही कोई मीनिंग्स थे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर अभी मैंने दी, समंदर का जो वर्ड है बेवुल्फ में यूज़ हुआ वो वेल्स रोड के तौर पर यूज़ हुआ है। फिर ड्रामेटिक अंडरस्टैंड हम उसको किस तरीके से करते हैं, आयरोनिक इफ़ेक्ट नज़र आता है कि जो उस टाइम पर ऑथर यूज़ कर रहे थे। तो इंग्लिश जो वर्ड्स है उसको एक ना हाफ पॉज से, यानी एक हाफ उसको डिवाइड किया गया था एक पॉज के ज़रिए। तो वो जो वक्फा जो पॉज था उसको कहते थे सेजुरा। अब जो सेजुरा था वो क्या था, वो पोज था, वो वक्फा था जो उस टाइम पर 2 स्ट्रेच सिलेबल से जो था वो डिवाइड हुआ था। तो जो फर्स्ट स्ट्रेच सिलेबल था वो सेकंड हाफ लाइन पर आना चाहिए था एलिट्रेशन के, और फिर जो दूसरा स्ट्रेच सिलेबल था वो फर्स्ट हाफ लाइन पर आना चाहिए था। तो ये क्या था कि ये एक सिस्टम डेवलप किया गया था उस टाइम पर जिसको पोइट्स जो थे वो अपनी पोइट्री में यूज़ करते थे।
फिर ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो थी वो एक ओरल क्राफ्ट थी और उसकी अंडरस्टैंडिंग रिटन फॉर्म में एक इनकम्प्लीट हमें तौर पर नज़र आती है। तो अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता था हार्प, तो उसको पोइट जो था उसको रेफ़र करता होता था। और उसके बाद अगर हम ओल्ड इंग्लिश प्रोज की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश जो प्रोज है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं पोइट्री की निस्बत। और जो सर्वाइविंग प्रोज थे वो समन्स के ऊपर मबनी थे, जितनी भी रिलीजियस वर्क की ट्रांसलेशन थी उस पर मबनी थे और उन सबको लैटिन में कंपोज किया गया था। तो अर्ली मिडेवल रिटन प्रोज वर्क्स जो थे उनकी कैटेगरी दो किस्म की हमें मिलती हैं, एक क्रिश्चियन और दूसरी सेक्युलर। तो अब जो है वो हमें नज़र आती है कि जो उस टाइम पर मॉन्क्स, नन्स और एक्लिस्टियास्टिक्स थे वो लोग क्या करते थे, वो उस टाइम पर इंग्लैंड के ऊपर प्रीवेल्ड थे। तो उसी तरह से जो हमें पोइट्री में वो सारे एलिमेंट्स नज़र आते हैं। तो हमें नज़र आता है कि ओल्ड इंग्लिश जो प्रोज फर्स्ट अपीयर हुआ था वो 9th सेंचुरी में था और उसको रिकॉर्ड जो है 12th सेंचुरी में तकरीबन किया गया। हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें कि करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास ये क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि ओरल ट्रेडिशन की। उस टाइम पर जो टाइम चल रहा था वो ओरल ट्रेडिशन का था। पोइट्री को रिसाइट किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था, उसको रिसाइट किया जाता था। सारे जो पोइट्स थे उनको स्कॉप्स कहते थे और वो जो थे वो सारी जो ओरल ट्रेडिशन में वो हॉल्स के अंदर, मेड हॉल्स के अंदर परफॉर्म की जाती थी पोइट्री। फिर एलिट्रेटिव वर्ड्स जो थी वो पढ़ी जाती थी, उसमें कोई राइम नहीं होता था। हर लाइन जो है वो 2 हाफ लाइन्स में डिवाइड होती थी। स्ट्रेस सिलेबल्स जो थे उनको एलिट्रेट किया जाता था। तो उनका पैटर्न ये होता था जैसे बोल्ड ब्लो ब्रेक द बोन, तो बोल्ड, ब्रेक और बोन। फिर उस टाइम पर किनिंग्स का इस्तेमाल होता था, यानी कि मेटाफोरिकल कंपाउंड्स का। जैसे किनिंग होती थी वेल रोड, तो वो सी मतलब है, रिंग गिवर मतलब किंग, बैटल स्वीट मतलब ब्लड। तो उस टाइम पर पैगन प्लस क्रिश्चियन एलिमेंट्स नज़र आ रहे थे, यानी सेक्युलर काइंड ऑफ थॉट्स भी थी और क्रिश्चियन रिलीजियस काइंड ऑफ थॉट भी थी। पैगन हीरोज प्लस क्रिश्चियन गोस्ट थे। फेट वर्ड ये जो था वो डिवाइन प्रोविडेंस के अलोंग था। फिर हीरोइक कोड हमें नज़र आता है जिसके अंदर हमें लॉयल्टी नज़र आती है लॉर्ड और वेरियर के दरमियान, करेज, ऑनर और वेंजिनेंस नज़र आती है। मेजर थीम्स जो थे वो हीरोइज्म, ब्रेवरी का था, लॉयल्टी, किनशिप का था, फेट यानी वेरिट का था, फिर गुड वर्सेस इवल का, ट्रांजिशन, फिर हमें साइंस ऑफ लाइफ, एग्जाइल एंड आइसोलेशन और क्रिश्चियन सेवलेशन था। तो जो एंग्लो जो सेक्सन पोइट्री है, ये पोइट्री है फाइटिंग पीपल की, ठीक है, लड़ने वाले लोगों की, यानी वॉरियर्स की। फिर है मेजर जॉनर्स जो इसमें हुए थे वो हीरोइक या एपिक पोइट्री थी जिसके अंदर वो सेलिब्रेट करते थे वॉरियर्स को और बैटल्स को। फिर एलिजिक पोइट्री थी जिसमें गम आपको नज़र आता है, लॉस नज़र आता है। फिर रिलीजियस पोइट्री थी जो जिसके अंदर आपको बाइबेलिकल थीम्स नज़र आते हैं। फिर प्रोस थी जो बाद में डिवेल्प हुई क्रॉनिकल्स और समर्स और ट्रांसलेशन के तौर पर। तो जो मेजर वर्क और राइटर्स की बात करें तो उसके अंदर बेवुल्फ नज़र आता है जिसका राइटर के बारे में हमें नहीं पता, ये कैपिक पॉम थी। ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट वर्क था ये एंग्लो सेक्सन का और इसमें पैगन हीरो था क्रिश्चियन मॉरल टोन के अंदर। फिर थीम्स देखें, हीरोइज्म था इसमें, फेम, फेट और मोरालिटी। इसको अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि इनकी लॉन्गेस्ट फॉर्म, ये जो सबसे मेजर वर्क था वो कौन था, वो बेवुल्फ का था। फिर कैडमन, इसको फर्स्ट इंग्लिश पोइट कहा जाता है, इसने रिलीजियस पोइट्री लिखी थी। इसका फेमस वर्क था कैट्स हाइमन। तो हुडसन ने इसके बारे में कहा है कि जो कैडमन है मार्क्स द डॉन ऑफ इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री। फिर द ड्रीम ऑफ द रोड, ये वर्क ये हमें क्या नज़र आता है कि ये क्रिश्चियन पॉम थी और ये बात करती थी जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी क्यूरिसिफिकेशन, यानी उनको जैसे उनको क्यूरिसिफाई किया गया उसके बारे में ये बात करती है पॉम। उसके बाद हीरोइक पोर्ट्रेयल बताया गया जीसस क्राइस्ट का। फिर जो फोर्थ हमें नज़र आता है वो द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, ये प्रोज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है। ये जो थे ये क्रॉनिकल्स थे इंग्लिश हिस्ट्री के और ये लिटरेचर के लिए भी और हिस्ट्री के लिए दोनों के लिए वैल्यूएबल थे। और पांचवा जो है वो है एलिजी पॉम्स थी, वो नज़र आती थी जो बिल्कुल ही एनोनिमस थी, उनके राइटर्स के बारे में नहीं पता था। एनोनिमस मतलब जिनके राइटर्स के बारे में नहीं पता होता। और उसके अंदर जो पॉम्स थी वो थी द वेंडरर, द सी फारर, द वाइफ्स लेमेंट। तो अगर थीम बात करें तो वेंडरर्स का थीम था एग्जाइल और लॉस, सी फारर का आइसोलेशन थी और स्पिरिचुअल जर्नी थी। द वाइफ्स लेमेंट का जो थीम था वो सोरो था। उसके बाद एंग्लो सेक्सन प्रोस की अगर हम एक फटाफट से झलक देखें तो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट,
ये फादर है इंग्लिश प्रोज का, इंपॉर्टेंट MCQs है। तो इसके अंदर जो नेम है वो किंग द एल्फ्रेड द ग्रेट है, जो कि फादर है इंग्लिश प्रोज का। इसने ट्रांसलेट किया था लैटिन वर्क को ओल्ड इंग्लिश में, और इसने एजुकेशन को प्रमोट किया था। और फिर उसके बाद जो स्टाइल है एंग्लो सेक्सन का वो सिंपल था लेकिन फोर्सफुल डिक्शन थी, उसमें स्ट्रॉन्ग इमेजरी का यूज़ था, बहुत इनकी सीरियस किस्म की टोन थी, कोई रोमांस कोई कॉमेडी नहीं थी। इनका फोकस था एक्सटर्नल एक्शन पर, कोई साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर नहीं थे, यानी माइंड के ऊपर नहीं था। तो लिटरेचर एंग्लो सेक्सन का वो लिटरेचर है एक्शन का रेदर देन रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंस इंग्लिश लिटरेचर में क्या है कि ये फाउंडेशन रखता है इंग्लिश लिटरेचर की। इस पहली दफ़ा हमें इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं एपिक का, एलिजिक ट्रेडिशन का, फिर बाद में जो आके मिडिवल लिटरेचर को इसने इन्फ्लुएंस किया, इंग्लिश प्रोज को डेवलप किया, फिर प्रिजर्व किस्म की इंग्लिश आइडेंटिटी रखी नॉर्मन इन्फ्लुएंस से पहले। तो ये एक हमारा जो था जिसके अंदर हमने थीम्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखी। तो अगर हिस्टोरिकल रेफरेंस देखें कि वो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या चीज़ थी जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया, तो वह पेगन जर्मैनिक कल्चर था जिसमें वेरियर्स की सोसाइटी के बारे में बताया जाता था, जंग जो सोसाइटी थी, ट्राइब के साथ लॉयलिटी थी, और फेड के ऊपर था यानी वेरिड के ऊपर। फिर क्रिश्चियनिटी था, यानी 597 AD के बाद जो क्रिश्चियनिटी आई, जो कि सेंट अगस्टाइन इंट्रोड्यूस कराई थी, और उसके अंदर जो लैटिन लर्निंग थी और मोनेस्टिक कल्चर और स्क्रिप्चोरा था। अभी अब स्क्रिप्टोरिया के जो बारे में बात की थी हमने कि ये बेसिकली मोनेस्ट्री के अंदर ही कोई एक बिल्डिंग या कोई रूम था जो बिल्कुल ही मुख्तसिस किया गया था, जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर डैनिश यानी विकिन इन्वेजन्स, जिसमें थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, हीरोइक रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये फ्यूजन है पैगन हीरोइज्म का और क्रिश्चियन मोरालिटी का। जो एंग्लो सेक्सन्स का लिटरेचर है वो हमें एक किस्म का मिलाप नज़र आ रहा है पैगन हीरोइज्म का और क्रिश्चियन मोरालिटी का। तो ये था हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन एंग्लो सेक्सन्स के ऊपर। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।